अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देखें हैं सासी किंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन मौज़ूअ पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुल्क में पैदा होने की सैलाबी सूरत हाल, उसके ऊपर बात करेंगे। कराची अर्बन फ्लडिंग को बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मुल्क में मौजूद जो 3 बड़े डैम हैं, जिसमें तरबला डैम, मांगला डैम और हब डैम जो हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि इनकी वाटर कैपेसिटी जो है वो इन हालिया बारिशों की वजह से आपकी मौजूदा कैपेसिटी की क्या है गई है और मौजूदा मुल्क में क्या मौजूद भी सूरत हाल पैदा होने वाली है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली 2 बिल जो थे वो नेशनल असम्बली से तो पास हो गए थे, लेकिन सेनेट में जाके जो थे वो मुस्तरद हो गए। अब ये मुस्तरद क्यों हुए, अपोजिशन ने इनको मुस्तरद करने की क्या वजह बनी, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ऊपर भी। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान से, उसके ऊपर बात करेंगे कि आया ये क्या नया खेल जो है वो शुरू होने वाला है और क्या इसके मजीदा पीछे महरक़ात हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक है, इंटरनेशनल टॉपिक में हम बात करेंगे जो अमेरिका और जो चाइना की टेंशन है साउथ चाइना सी में, उसके बात करेंगे। अमेरिका ने किस तरह यूट्यूब बम्बर जो है वो भेजा चाइना की साउथ चाइना की फ़ज़ाई हदूद में और पाकिस्तान से फ़ज़ाई हदूद की वायलेशन की। इसके अलावा हम बात करेंगे सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुक पैदा होने वाले नए ताल्लुकात के ऊपर कि किस तरह सूडान ने जो है वो अमेरिकी सफ़ी माइक पोम्पियो को इनकार किया और कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इसी तरह बहरीन ने भी इसे माइक पोम्पियो को इनकार किया। इसके अलावा हम बात करेंगे जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है, जैसे कि जो सबसे अहम चीज़ इसमें रह गई थी वो ये थी कि सऊदी वली अहद की जो मुलाकात जो होनी थी अभी वाइट हाउस में इसराइली वज़ीर बेंजामिन नेतन्याहू से वो मनसूख कर दी गई है। सो इसलिए जो उसकी मुहरक़ात क्या थे, क्यों मनसूख की गई, इसके अलावा मज़ीद भी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जो हालिया रिसेंट टॉपिक है जो कि था शहबाज शरीफ के ऊपर। चलो शुरू कर देते हैं उनसे ऊपर से कि जी शहबाज शरीफ के ऊपर जो नई केसेस हैं वो सब मज़ीद मजबूत केसेस जो हैं वो बन चुके हुए हैं। नैब ने इनका सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया हुआ है और अब जिसमें इन केसेस में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को बचना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है और कोई भी यानी कि इस सिलसिले में जो है वो कोई भी अब सूरत बचने की सूरत नज़र नहीं आती इसमें। तो हुआ कुछ यूँ कि शहबाज शरीफ को तलब किया था नैब ने उन्होंने कहा था कि आप आके अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और जो दूसरे केस के अपने जो जवाब है वो जमा कराएं, अपने आप को अपनी वजाहत पेश करें। तो इस समय शहबाज शरीफ को, सलमान शहबाज को, उनकी पूरी फैमिली को, जिसमें उनकी बेटियाँ भी हैं, उनकी सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और जो जितने भी थे, राबिया शहबाज और जितने भी दीगर जो थे वो जो दीगर जितने भी हैं यानी कि जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको भी नोटिस जारी कर चुकी है। अकाउंटेबिलिटी को उनको भी कहा जाए कि वो अपना जवाब जो है जमा करें, अपने वजाहत पेश करें। तो अब देखते हैं कि आया शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात जो हैं बढ़ती हैं या कम होती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो पहले भी नैब को मुतमिन नहीं कर पाए थे और नैब ने बाबा तलबी की थी, जिसके बाद पहले तो उन्होंने कोरोना का सहारा लिया, फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से नैब से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फिर नैब को जब पेश होना पड़ा शहबाज शरीफ को, तो उसमें भी वो नैब को जो है वो मौसर तरीके से जवाब नहीं दे पाए और उनके जो इलॉजिकल स्टेटमेंट थी वो वहाँ पर उन्होंने डिलीवर की नैब को, यानी कि नैब के सामने उन्होंने आर्गूमेंट्स पेश किए जो इलॉजिकल थे, यानी कि समझ में ना आने वाले थे। तो अब देखना ये है कि क्या ये मुश्किलात जो हैं ये मरीम नवाज़ की पैदा करते हैं या शहबाज शरीफ के अपने कारनामे हैं जो अब सामने आ रहे हैं, या शहबाज शरीफ की अपनी जो चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो अब ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो क्या नया प्लान बना रहे हैं और उनके जहन में क्या चल रहा है। तो इसमें हालिया होने वाली नेशनल डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ की मुलाकात तय की गई थी मौलाना फजल रहमान से कि वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। तो इस सिलसिले में बेसिकली कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ ने बेसिकली ऑर्डर दिया था शहबाज शरीफ को कि वो जाके मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें और वहाँ से उनसे जाके उनको मनाएं और उनके साथ मामला तय करें। तो क्या मामला तय करने थे और क्या चीज़ें थी जिसके बारे में पोशीदा रखना चाहती चीज़ें, तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ ने जो थे वो डायरेक्टर शहबाज शरीफ को कहा कि वो जाकर नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें। तो इस सिलसिले में टाइम और शेड्यूल जो था वो तय किया गया। शहबाज शरीफ की मुलाकात जो थी वो मौलाना फजल रहमान से होनी थी 4 बजे। तो इस सिलसिले में जब देखा कुछ कि उसी दिन सुबह के टाइम 11 बजे एक नामालूम शख्सियत ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से। हालांकि शहबाज शरीफ की मुलाकात तो 4 बजे तय थी और कौन सी मुस्लिमों की शख्सियत थी जो कि जिसने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से सुबह 11 बजे। तो वो फिर उनका नाम भी सामने आ गया कि जी नवाज शरीफ के करीबी साथी जो कि उनके मशीर भी रहे थे, सबसे करीब मशीर थे इरफान सिद्दीकी, उन्होंने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ से पहले। तो क्या ये शहबाज शरीफ को बदतरीन अदम एतमाद के साथ किया नवाज शरीफ ने? क्या शहबाज शरीफ को वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हो? क्या वो शहबाज शरीफ को मुकम्मल यानी कि अदम एतमाद का ऐलान किया है नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के ऊपर? तो इस तरह की चीज़ें, और क्या ये बातें तय हुई इरफान सिद्दीकी और फजल रहमान के दरमियान में? और कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने पहले कॉल की एक सऊदी अरब में बातचीत हुई उसकी नवाज शरीफ की, फिर उसके बाद उन्होंने कॉल की शहबाज शरीफ को कि वो जाके मौलाना फजल रहमान से ताल्लुक़ जो
मामला हैं वो तय करें। तो ये अब क्या मामला नए मामला तय हो रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो नवाज शरीफ जानते हैं या शहबाज शरीफ जानते हैं या फिर उनके करीबी साथी हैं वो जानते हैं कि आया ये एक नया ग्रेटर प्लान जो है नवाज शरीफ जो है ये तश्कील देना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और मौलाना फजल से क्या मकसद जो है हासिल करना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन इनके मकसद और इनके मामला जो हैं वो इस दफ़ा मुझे जो है वो पहले से ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मौलाना फजल के फंडिंग के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि उनको ये फंडिंग इस दफ़ा मार्च में अगर होता है तो वो कौन करेगा, क्योंकि पिछले भी मैंने आपको कहा था कि इनकी फ़ंडिंग के ऊपर नज़र है कि मौलाना फजल की कि इनको फ़ंडिंग कौन करा है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो मेरा अभी यही कहना है कि मौलाना फजल को कौन फ़ंडिंग कर रहा है और उनके पास ये ज़राए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एक धरना जो होता है वो इतना आम ये चंद हज़ार रुपयों से नहीं होता, ये करोड़ों रुपये अरबों रुपये इसको भी लगता है धरने के ऊपर। और ये फ़ंडिंग कौन करता है, किन ज़राए से ये फ़ंडिंग की जाती है, इनका पता चलाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में कहा जाता है कि अब मौलाना जो मुनाशिर जो है वो क्या किन गैर ममालिक के क्या मुल्की ताकतों से मिल के पास में क्या नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं और क्या वो चेंज करना चाह रहे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर सूरत होती जा रही है। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ जितना ज़्यादा ऐसा वक्त बाहर गुजारेंगे उतना ज़्यादा वो पाकिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल वो पैदा करते रहेंगे। और जो भाई मैं तो हैरान हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले कैसे गए, हालांकि इस सिस्टम में हाँ अभी पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने साफ इनकार किया भाई मैं तो कोई गारंटी नहीं दी, मैं तो किसी किस्म का कोई ज़मानती नहीं है किसी का, मैं ज़िम्मेदार नहीं नवाज शरीफ का, ये है वो है। तो फिर कल जो है वो फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो कि पंजाब के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर जाके पेपर वो गारंटी पेपर दिखाया कि ये आपका गारंटी पेपर है जिस पर हमने गारंटी दी थी नवाज शरीफ की, अगर नवाज शरीफ वापस आए तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा, ठीक है। तो अब देखना ये कि क्या नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ जो है अगर वो अपनी गारंटी पूरी नहीं करते और नवाज शरीफ वापस नहीं लाते क्या वो नाअहल होते हैं, क्या वो डिसीट होते हैं इस चीज़ के ऊपर, और क्या वो उनको कोई सज़ा होती है, क्या अदालत उनको सज़ा सुनाती है, तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो इसी तरह हम कराची अब बात करते हैं कराची अर्बन फ्लडिंग के ऊपर। तो कराची में इस वक्त सैलाब की सूरत पैदा हो चुकी है और मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर, हैरान हूँ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि टस से मस नहीं होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। पूरा कराची डूब चुका हुआ है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक हर जगह डूब चुकी है। सिर्फ कोई चीज़ नहीं डूबी तो वो सिर्फ बिलावल हाउस नहीं डूबा, सिर्फ बिलावल हाउस जो है वो सीधा ही साफ़ व शदाब है, यानी कि वहाँ पे कोई पानी का नामो निशान नहीं है। हालांकि पूरा कराची जो है वो 5-5 फुट तक पानी जो है वो उसमें भर चुका है, यानी कि एक आदमी जो है अगर 5 फुट का आदमी तो उसमें आराम से डूब गया जा सकता है, और गाड़ियाँ तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसी किस्म का कोई इमदादी सामान सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान नहीं किया गया और ना ही उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। और ये तो पाकिस्तान आर्मी है जो कि भी रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे लोगों को, उसमें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रही है। और ईदी साहब का भी शुक्रिया, ईदी सर्विसेज का शुक्रिया कि वो इस वक्त अपने इंतहाई महदूद वसाइल में अपनी जो है फलाही काम यानी कि इमदादी सरगर्मियाँ वो जारी रखे हुए हैं। और इस में एक इंतहाई अफसोस वाक़ई पेश आया जब फैसिलिटी जो थे वो जो CVU में जो एक शख्स की तलाश करते थे जो डूब चुका था, तो उस सिलसिले में सर्च करते हुए उनकी अपनी कश्ती जो थी ईदी साहब की फैसिलिटी साहब की वो भी डूब गई। और इस सिलसिले में फैसिलिटी जो थे वो भी और उनके साथ जो 5 साथी थे वो भी जो थे वो भी समुद्र में डूबने लगे। तो वहाँ पे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर मौजूद करीब जो माहीगीर थे जो मछेरे थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर फैसिलिटी को रेस्क्यू किया, उनको डूबने से बचाया, उनको फोर्स पर मुंतकिल किया गया। तो फैसिलिटी साहब को शुक्रिया, पाकिस्तान आर्मी को शुक्रिया कि उन्होंने कराची के वाम का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया जबकि सब कोई भी बंदा उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि इससे सबसे अच्छा काम जो किया वो मैं नहीं कि अब वहाँ पे एक नया सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ई गवर्नमेंट सिस्टम का, ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम लाने की कोशिश करें कि टाइगर फोर्स के ज़रिए जो है वहाँ पे अब जो है मुख्तलिफ यानी कि जो भी मसाइल होंगे वो उस वक्त रिपोर्ट होंगे। टाइगर फोर्स के नौजवान जो उस वक्त रिपोर्ट करेंगे वो जो मामला होंगे, चाहे वो दिल्ली रोज़मर्रा की जो रोज़मर्रा की अशिया जो है उनकी महंगाई उस वक्त तक अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा जो मुश्किल मसाइल है जैसे सड़कों की तमीर है या कोई जो और मसाइल सीवेज के मसाइल दूसरे मसाइल जो हैं उनको फ़ौरी तौर पर वो रिपोर्ट कर सकेंगे उस टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ ही साथ वो बता सकेंगे भाई हमारे फ़लाँ एरिया में फ़लाँ जगह पे ये मसला जो है वो दरपेश है तो इसको फ़ौरी तौर पर रिजॉल्व किया जाए। तो इस तरह एक फ़ौरी और रैपिड जो मैकेनिज़्म है जो वो एक तश्कील पाएगा और वहाँ पर जो है उसको फ़ौरी तौर पर एड्रेस किया जाएगा। हालाँकि अभी तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो जाके इंटरवीन कर सके, क्योंकि
पीपल्स पार्टी जो वो 18 अमेंडमेंट का सहारा लेकर उसके पीछे झुकती है और उनकी वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल करती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए और सारी वसाइल को अच्छी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फ़ंड का मसला है तो फ़ंड को ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे इसको चलाना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक था कि कराची के आगे जो सूरत है वो बद से बदतर होती नज़र आ रही है और अगर ये कराची का जो मसला है नालों का या दूसरी चीज़ों का ये हल ना किया गया तो ये एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। कराची जो है वो रहाइश के नाकाबिले यानी कि वो कहते हैं ना कि रहाइश के काबिल ना रहने वाले शहरों में शुमार होने लगेगा कराची का आइंदा आने वाले सालों में अगर ये मसले हल ना किए गए तो इसी सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप ये जो है मसाइल वो तो हल करें। अगर ये सिंध गवर्नमेंट इन मसाइल को हल नहीं कर पाती तो फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, फेडरल गवर्नमेंट अपने अख्तियार इस्तेमाल करे, वहाँ पर जाकर इन मामला को हल करे। अगर वो नहीं हल कर सकती तो फिर फौरी तौर पर कोई ना कोई तो किसी न किसी जगह तो किसी ने तो एक्शन लेना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और कराची के मसाइल जो हैं वो उनको हल करे और इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म आवाम के सामने पेश करे कि अगर कोई बंदा जो है अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, किसी वजह से भी डिलीवर नहीं कर पा रही तो दूसरे बंदे को ये इख्तियार दिए जाएंगे भाई वो आके ये मामला जो है हल करें। क्योंकि आप इस चीज़ों को इस तरह स्टैंड स्टिल जो है वो नहीं छोड़ सकते। इस तरह से मामला हल नहीं होते और ना ही इस तरह से चीज़ें हल होती हैं कि आप उनको वक्त के धारे पे छोड़ दें और उसने चलता रहने दें। आप ये चीज़ें आप फ्यूचर में अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर जो है टाइम जो है आपके पास बहुत ही कम है और इस सिलसिले में आपको जो है वो अपने तमाम तर वसाइल, तमाम तर जो मशीनरी है, तमाम तर जो फोर्स है वो यूज़ करनी चाहिए और इस मामले को हल करना चाहिए। तो अब चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। इंटरनेशनल टॉपिक्स में जो है हालात जो हैं पहले एक बात जो चीज़ इसमें रह गई वो ये थी कि अब जो मुल्क में मौजूदा बारिशें हो रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं और बड़ी इस दफ़ा तमाम तरीक़े रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका हुआ है और इतनी बारिशें हुई हैं कि हब डैम भी बढ़ चुका हुआ है। हब डैम में अब सिर्फ 4 फुट की गुंजाइश जो बाकी रह चुकी है। हालांकि हब डैम की जो टोटल कैपेसिटी थी जो पानी ज़ख़ीरा करने की वो थी तकरीबन 9 लाख और कुछ समथिंग एक फीट है उसकी है। और इसी तरह जो तरबेला डैम है, तरबेला डैम भी इस वक्त फुल हो चुका है, सिर्फ 2 फुट की गुंजाइश उसमें बाकी रह चुकी है और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 11 लाख समथिंग एक फीट जो है और सिर्फ 2 फीट उसमें बाकी रह गया यानी कि फिल होने के लिए। और उसके बाद उसके स्पिलवेज जो है वो खोल दिए जाएंगे और सारा पानी जो है वो फिर जो जितनी डिस्ट्रक्शन होगी वो तो फिर आपके सामने ही है। तो इसी तरह मंगला डैम है वो भी फुल होने वाला है और हमें इस वक्त 4 बड़े डैमों की ज़रूरत है, 4। क्योंकि अगर आपके पास ये 4 बड़े डैम होते तो ये पानी का एक कतरा भी समुद्र में ना गिरता और ये पानी आपके इस्तेमाल में आता, आपकी जो पानी ज़ख़ीरा करने की जो कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज़ होती और आप खुशहाली की तरफ सफ़र करते हैं। लेकिन कम सलाम जाए उनके ऊपर जिन्होंने पानी की जगह IPPs को तरजीह दी कि हम तेल से बिजली पैदा करते हैं, उससे बिजली महंगी बिजली पैदा करते हैं। हालांकि ये पानी आपके लिए नेमत था, कुदरती नेमत अल्लाह ताला की तरफ से, इससे आप सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपने सस्ती बिजली को छोड़ के वो महंगी तेल वाली बिजली को तरजीह दी। तो मैं अभी भी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि 4 बड़े डैमों का इस कम से कम उनका इफ्तिताह करना चाहिए। उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार तो पड़ी है वैसे, तो उनके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। बेशक अभी थोड़े छोटे पैमाने पे करते हैं, अगर आपका फ़ंड नहीं है तो छोटे पैमाने पे करें। जैसे अगर फ़ंड्स आएँ ज़्यादा सारे तो आप उसको बड़े डैमों उसके बड़े पैमाने पे उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करते हैं, लेकिन उनकी संग बुनियाद ज़रूर रखें उन 4 बड़े डैमों की। तो आपको पता है वो 4 बड़े डैम कौन से हैं। तो अब इसमें अब बात करते हैं कि अगर ये फ्लड की सतह बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इंडिया जो है उसने भी सिंतास माहे की खिलाफवर्जी कर रहा है। वो भी अब जो है वो पाकिस्तान कन्फर्म नहीं कर रहा, किसी किस्म में डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा ये पानी के हवाले से कि वो कितना पानी रिलीज़ कर रहा है, कितना पानी स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। और इंडिया की तरफ से मुसलसल पानी जो है अब छोड़ा जा रहा है दरिया सिंध में भी और दूसरे दरियाओं में भी, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो चुका है और डैम्स के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और डैम की स्टोरेज कैपेसिटी जो वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट पाकिस्तान को सख्त यानी कि एहतियाती तदबीर का ऐलान करना चाहिए और बंद वगैरह पुश्ते वगैरह मजबूत रखने चाहिए और कम से कम डैमेज की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी जो है वो ज़ाया हो। अच्छा नाज़रीन, अब हम सबसे अहम चीज़ जो बात करेंगे वो करेंगे कि हुआ कुछ यूँ कि FATF का एक बिल जो था, 2 बिल जो थे वो पास हुए थे कौमी असम्बली से। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि जब जो गवर्नमेंट ने ये 2 बिल जो पेश किए कौमी असम्बली में कि ये बिल पास किए जाएँ, एक बिल था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा था ICT का था।
कि इस सिलसिले में जो FATF की शिकायत थी वो ये थी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो बिल है उसको इसमें सख्त यानी कि सज़ाएँ ऐड की जाएँ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें थी उसमें स्ट्रिक्ट की जाएँ। इसलिए जो वक्त की चीज़ें थी उसके भी रूल्स जो रेगुलेशन है वो सख्त किए जाएँ। तो इस सिलसिले में जब बिल कौमी असम्बली पेश किए तो कौमी असम्बली में बिल जो थे बआसानी जो थे पास किए गए। अपोजिशन में भरपूर साथ दिया गवर्नमेंट का और बिल जो थे बआसानी पास किए गए। लेकिन जब ये बिल सेनेट में गए तो सेनेट में भी वही अपोजिशन जो पहले कौमी असम्बली में वोट दे चुकी हुई थी इस बिल के हक़ में, उन्होंने सेनेट में जाके जो पीपल्स पार्टी PMLN उन्होंने इस बिल की मुखालफत की, बल्कि इस बिल को मुस्तरद कर दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी अपोजिशन की, वो ये थी कि हमें सिर्फ NRO दिया जाए, यानी कि वो चाहते थे कि हमें किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो NRO दे दे। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा कि किसी किस्म का भी NRO जो है वो अपोजिशन को नहीं दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी ये करप्शन के हवाले से, और किसी किस्म के कोई भी यानी कि किसी को लूट मार की इजाज़त नहीं चाहिए और किसी किस्म की, और कहते हैं कि NRO देना मुल्क से गद्दारी के मुताबिक है और ये गलती जो थी मुशर्रफ ने भी की थी और उसकी कीमत मुशर्रफ ने बहुत भारी कीमत उसकी अदा भी की। ना सिर्फ मुशर्रफ ने उसकी कीमत अदा की बल्कि उस मुल्क ने भी इसकी 10 साल कीमत इसकी अदा की इस NRO की, और 10 साल तक ये मुल्क था वो $36 अरब तक कर्जे इसके पहुँच गए थे $10 अरब से। तो आप ये देख लें कि 10.4 अरब से $36 अरब तक ये कर्जे तक पहुँच गए थे। तो अब ये कर्जे किसने इतने पहुँचाए, ये उसी NRO का नतीजा था जिसके वजह से ये कर्जे जो थे वो इतनी बुलंद सतह पर पहुँच गए। तो अब ये मुशर्रफ जो इमरान खान उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम किसी किस्म को NRO देंगे और किसी किस्म की कोई डीलिंग होगी अपोजिशन के साथ। तो अपोजिशन जो है वो सब फुल मूड में है कि हम एक बस ये NRO दे, हम इस मुल्क से भागें। और ये देखें कि उन्होंने इस NRO के शक्ल में कौमी सलामती के अहम बिल जो थे, दोनों बिल जो थे, इनको ना सिर्फ मुस्तरद किया और उसको मुस्तरद करने का मतलब क्या था कि आप इंडिया के उस मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं जो कि इंडिया भी यही कहता है कि पाकिस्तान को जो है वो FATF जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाले। इसी तरह जो अपोजिशन है जब उन बिल्स को मुस्तरद किया तो इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है FATF की ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। तो मैं ये क्या समझता हूँ कि ये कैसी अपोजिशन है जो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो है वोट दे रही है, अपने मुल्क की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही है। हालांकि अपोजिशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कौमी मामला में, कौमी चीज़ों में, इन मामलों में किसी किस्म की सियासत का कोई भी किस्म का अमल दखल नहीं होना चाहिए और सबको एक यकजा होकर एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और दूसरे के ऊपर हमला पे एक दूसरे को साथ देना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे आप चलते हैं हम इंटरेस्ट टॉपिक, तो इंटरेस्ट टॉपिक में ज़्यादा टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम बात करते हैं इंटरेस्ट टॉपिक में बस बहुत से टॉपिक हैं इस दफ़ा और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी वाली हद के ऊपर ही बात शुरू कर देते चलें। तो हुआ कुछ यूँ कि सऊदी वाली हद की मुलाकात तय करवाई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में और उनकी मुलाकात तय थी। सऊदी वाली हद की मुलाकात तय थी, मोहम्मद बिन सलमान की बात करूँ, उनकी मुलाकात तय थी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से वाइट हाउस में। तो ये से इस मुशात में मुलाकात तय हुई थी कि इस मुलाकात की वीडियो जो है और उसकी मुलाकात की जो डिटेल्स हैं वो लीक नहीं की जाएंगी और किसी किस्म की मुलाकात जो शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन वाइट हाउस इंतज़ामिया ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की किसी किस्म की भी जो माहिदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, जाहिर बात है कि कोई मुलाकात हुई है या कोई किसी की वीडियो बनी है, वीडियो या ऑडियो है या जो प्रेस रिलीज़ है वो तो इशू करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो इसके बाद जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि नहीं अब ये मुलाकात की वीडियो या जो ये चीज़ें हैं वो रिलीज़ की जाएंगी, तो उन्होंने इसके बाद फिर इसलिए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं वाइट हाउस से मुलाकात नहीं करूँगा बेंजामिन नेतन्याहू से। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इसी तरह दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि माइक पोम्पियो थे, उन्होंने अपने मुस्लिम वाले के दौरों का ऐलान किया था और मुस्लिम दौरों के ऊपर थे। तो सबसे पहले माइक पोम्पियो पहुँचे जाके सूडान। तो हुआ कुछ यूँ कि जब माइक पोम्पियो सूडान पहुँचे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई सूडान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने माइक पोम्पियो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम जो था वो पहुँचाया सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर उनको कि आप इसराइल को तस्लीम करें, रिकगनाइज़ करें। तो इस सिलसिले में जो थे सूडान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया माइक पोम्पियो को। उन्होंने कहा कि हम ना तो इस कैपेसिटी में हैं कि हम इसराइल को रिकगनाइज़ करें और ना ही हम अगर हम किस कैपेसिटी में ना भी होते तो हम फिर भी इसराइल को तस्लीम ना करते, क्योंकि जब तक दो रियासती स्टेट्स का ऐलान नहीं हो जाता, यानी कि फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक हम जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो इसके बाद माइक पोम्पियो जो थे मायूस होकर जब पहुँचे दूसरे मुल्क बहरीन पहुँचे तो बहरीन में भी उनके साथ यही मामला हुआ। वहाँ पे भी जो थे वो क्या कहते हैं, जो बहरीन के जो अमीर थे यानी कि जो वो थे
खलीफा जो थे उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने भी माइक पोम्पियो को साफ और कोरा जवाब दे दिया कि भाई हम किसी किस्म का भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। माइक पोम्पियो ने उन्होंने अमेरिकी सदर का पैगाम जो था वो टोटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक हम इसराइल को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे और हमारी तरफ से यानी कि एक मुकम्मल ना है। तो ये पैगाम दिया गया अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो मामला हैं कहाँ जाते हैं। और हाँ, जो सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि जो यूएई ने जो तस्लीम किया था इसराइल को, उसमें भी अब इसे ये एहसास होने लग गया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने इसराइल को तस्लीम किया। क्योंकि यूएई को ये था कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करेंगे तो हमारी जो डील है अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट्स की वो क्लियर हो जाएगी और अमेरिका आसानी से वो तैयारी जो है वो यूएई को फराहम कर देगा। तो इस सिलसिले में हुआ कुछ यूँ कि जो यूएई के इसराइल जो थे इसको ये पता चला कि यूएई की डील जो है फाइनलाइज होने लगी है अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट्स के वाले से। तो इसराइल की जो मोसाद के चीफ थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर एंट्री डाली अपनी और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत यूएई को ये F-35 फाइटर जेट्स है वो नहीं लेने जाएंगे, क्योंकि इसराइल की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसके ऊपर। तो जब यूएई को पता चला कि इसराइल ने ये एतराज़ उठाया तो उनको एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है इससे ताल्लुकात करने की, और बड़ी दरार जो है वो आ चुकी है इसराइल और यूएई के ताल्लुकात के दरमियान में। लेकिन अमेरिका जो है वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस मामले को हल किया जाए और इन मामले को ऐसे तरीके से आगे पहुँचाया जाए। लेकिन ये मामला जो है वो आगे से बिगड़ते नज़र आ रहे हैं और अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में होता क्या है। तो इस सिलसिले में बात करते हैं चाइना और यूएस के ताल्लुकात के ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुके हुए हैं और इस वक्त साउथ चाइना सी में जो है वो एक जंग का समा है। क्योंकि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका का U-2 बम्बर तैयारा था जो जदीद तैयारा कहलाता है, वो उसने वायलेशन की है चाइना के साउथ चाइना की जो एयर स्पेस थी उसकी वायलेशन की, जिसके बाद असल में हुआ कुछ नहीं होता कि U-2 बम्बर ने साउथ चाइना सी के नो फ्लाई जोन की खिलाफवर्जी की थी और चाइना ने कहा था कि अगर ये किस्म की खिलाफवर्जी हुई तो हम इसका जवाब देंगे। तो चाइना ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और दो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो फायर किए गए उस बम्बर तैयार को तबाह करने के लिए, U-2 बम्बर तैयार को तबाह करने के लिए। तो चाइना ने खुद ही ये मिस फायर किए थे ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल, ताकि ये वार्निंग दी जाए अमेरिका को कि आइंदा अगर किसी किस्म की कोई हुई तो हम अमेरिका का जदीद तरीन U-2 बम्बर जो तैयारा है उसको ना सिर्फ मार गिराएंगे बल्कि फिर आगे पता ही है कि उसकी कॉपी भी आने में देने लगेगी। तो इस सिलसिले में आपको बताऊं कि साउथ चाइना सी में जो है वो जो हालात जो हैं वो टेंस हैं, क्योंकि इधर से जब प्रेशर पड़ता है इंडिया के ऊपर तो उधर से प्रेशर पड़ता है चाइना के ऊपर अमेरिका का। तो ये एक बड़ा ही पिंग पोंग किस्म की सूरत हाल है। तो अब देखना ये है कि चाइना जो है वो इन सारे मामलों को आगे कैसे लेके चलता है, क्योंकि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने दौरे का आगाज़ किया है और उन्होंने यूरोप के दौरे का ऐलान किया था। तो अब वो पहले यूरोप के दौरे के पहले मरहले पे वो पहुंच चुके हुए हैं। इस वक्त जर्मनी में वो उस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं अहम ओहदेदारों के साथ। तो अब उन्होंने कहा इस दौरे में उन्होंने एक वाज़ेह चीज़ की है कि चाइना जो है वो यानी कि किसी किस्म की कोई नई जंग नहीं चाहता, किसी किस्म कोल्ड वार में पड़ना नहीं चाहता, और चाइना हमेशा अमन और पीस की बात करता हो जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो तरक्की खुशहाली की तरफ गामज़न हो, पूरी दुनिया जो है वो माशी तरक्की की तरफ जाए और ना कि जंग से अपनी इकोनॉमी को तबाह करे और ना ही दूसरों के सुकून को बर्बाद करे। तो चाइना जो है वो चाहता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो CPEC और वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और इस सिलसिले में आगे बढ़ें और अब इस चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्क की आवाम को भी अपलिफ्ट करें, अपने मुल्क की आवाम की तरक्की का भी ज़रिया बने। तो इस सिलसिले में चाइना ने एक ओपन ऑफ़र यानी कि यूरोप के लिए ओपन ऑफ़र है कि वो उससे जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसका भी हिस्सा बने और अपनी तरक्की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करें। तो इसी सिलसिले में हम बात करें, अब एक टॉपिक हमारे बीच में रह गया था, वो ये था कि अमेरिका ने इस सिलसिले में कहा है कि 2 मिनट से मैं बात करता हूँ आपसे। तो इस सिलसिले में हम अब बात करेंगे साइप्रस पेपर कि साइप्रस पेपर का एक नया स्कैंडल आया है जिसमें कहा ही जा रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के नाम उसमें आए हैं, कि तमाम बड़े बिजनेसमैन के नाम आए हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो साइप्रस में हाइड की हैं और साइप्रस को गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया है। बेसिकली साइप्रस ने गोल्डन पासपोर्ट की ऑफ़र की थी उन तमाम ममालिक के लिए ओपन ऑफ़र थी कि
कोई भी बंदा जो है वो साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट जो है वो हासिल कर सकता है। और इस सिलसिले में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, किसी की कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कैद नहीं थी, कोई भी दहशतगर्द, कोई भी यानी कि मनी लॉन्डर जो है, कोई भी सियासतदान, कोई भी जो मर्जी बंदा है वो साइप्रस के गोल्डन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और ये पासपोर्ट जो है हासिल कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पे सेव कर सकता है। तो इस सिलसिले में साइप्रस से वो जो लिस्ट है बंदों की वो जारी कर दी है, उसमें काफ़ी बंदों के नाम है, जिसमें सऊदी अरब के बंदों के भी नाम है, रशिया के बंदों के नाम है, चाइना के बंदों के भी नाम है, इंडिया में काफ़ी बंदों के नाम है, इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक बंदा है, इसके अलावा काफ़ी मुल्कों से काफ़ी बंदों के नाम है जिनके पास ये साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मौजूद है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये हमें अपने दुआ में याद रखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।